इस वीडियो में अब हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। डी ब्लॉक में यदि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती जाती है, जैसा कि हम क्लास 11th में पहले पढ़ भी चुके हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाते हैं वैसे वैसे उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में पहला फैक्टर है अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को कितना आकर्षित करता है। इस फैक्टर पर हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। दूसरा फैक्टर है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में कितना रिपल्सन फोर्स काम करता है, यह हमारा दूसरा फैक्टर है जिस पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। और तीसरा फैक्टर है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जिस पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्रोमियम प्लस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है मैंगनीज प्लस से। पता लगाते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर हम क्रोमियम प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि क्रोमियम प्लस आयन के पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स उपस्थित हैं, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्रोमियम प्लस आयन काफ़ी स्टेबल हो जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफ़ी अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए क्रोमियम प्लस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम मैंगनीज प्लस आयन को देखें तो मैंगनीज प्लस आयन में 4s ऑर्बिटल के अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसको कम एनर्जी द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि क्रोमियम प्लस आयन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मैंगनीज प्लस आयन। इसी प्रकार आगे हम देख सकते हैं कि मैंगनीज +2 आयन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है आयरन +2 आयन से। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि अगर हम Mn+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और Fe+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उनको कंपेयर करें तो हम ये देख पाएंगे कि जो हमारा Mn+2 आयन है वह हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जबकि Fe+2 आयन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखता। अब आगे हम अगर मैंगनीज +2 आयन और Fe+2 आयन की आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की कंपैरिजन करें तो हम ये देख पाएंगे कि Mn+2 आयन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू Fe+2 आयन। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि Mn+2 आयन के पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स उपस्थित होते हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी अधिक हो जाती है, जबकि Fe+2 आयन के पास 4s ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसीलिए Mn+2 आयन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है Fe+2 आयन से। चलिए अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। मैंगनीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 4s और 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो पाते हैं, इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। 4s और 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो पाते हैं क्योंकि इनमें
एनर्जी डिफरेंस काफी कम होता है। 3D सीरीज के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स की टेबल यहां पर दी हुई है। स्कैंडियम और जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो स्कैंडियम के d ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तीनों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जिंक के d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जिंक में केवल s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि d इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि d ऑर्बिटल एक फुलफिल्ड ऑर्बिटल है जिंक में। 3D सीरीज में कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और स्कैंडियम को छोड़कर 3D सीरीज के सभी एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट 1 यूनिट से बढ़ती है और 3D सीरीज में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +7 है, जो कि मैंगनीज की है। मैंगनीज से आगे जाने पर d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के सभी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। जैसे कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है। इसके सभी d और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड बनाने में। आयरन में 3D और 4s में 8 इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं और ये सभी 8 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड बनाने में। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ लिमिट तक D0, D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करती है। यदि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो कुछ इस तरह से है। D10 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, D5 की उससे कम होती है तथा D0 की स्टेबिलिटी उससे भी कम होती है और उसके बाद अगर D का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उसकी स्टेबिलिटी होती है। चलिए अब इसे एग्जाम्पल के समझते हैं। टाइटेनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू टाइटेनियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, क्योंकि टाइटेनियम +4 का D0 कॉन्फ़िगरेशन है जबकि टाइटेनियम +3 का 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे ही मैंगनीज +2 ज़्यादा स्टेबल है मैंगनीज +2 की अपेक्षा, क्योंकि मैंगनीज +2 की कॉन्फ़िगरेशन D5 है जबकि मैंगनीज +4 की कॉन्फ़िगरेशन D3 है। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि हर एक ग्रुप अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। जैसे कि S ब्लॉक के एलिमेंट +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और P ब्लॉक के एलिमेंट्स +3, +4, +5, +6, +7 को शो करते हैं। P ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होता है हायर ऑक्सीडेशन नंबर की अपेक्षा, जैसे कि थैलियम, लेड और बिस्मिथ की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2 और +3 ज़्यादा स्टेबल होती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4 और +5 की अपेक्षा। P ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन नंबर के, जैसे कि थैलियम, लेड और बिस्मिथ की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2 और +3 ज़्यादा स्टेबल होती है +3, +4 और +5 की अपेक्षा। लेकिन D ब्लॉक में इसके बिल्कुल विपरीत होता है,
यहाँ हायर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होती हैं लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की अपेक्षा। मैंगनीज, रुथेनियम और ऑस्मियम की +7, +8 और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं और वो स्टेबल भी हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट 0 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करते हैं। निकिल टेट्रा कार्बोनिल और फेरस पेंटा कार्बोनिल में निकिल और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इनकी स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई गई है, जिसकी डिटेल में स्टडी हम अगले चैप्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर उसके आयनिक कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर के बीच एक रिलेशन भी होता है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उस एलिमेंट के ऑक्साइड का आयनिक कैरेक्टर घटता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने पर कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है और एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। में आप देखेंगे कि 6th ग्रुप के एलिमेंट यानी क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन ऑक्सीडेशन नंबर 6 को शो करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर 6 मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के लिए तो मोस्ट स्टेबल है, परंतु क्रोमियम के लिए नहीं। क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ज़्यादा स्टेबल है। इसी कारण पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल M+2 to M। ये आप ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में 3D सीरीज के एलिमेंट्स का M+2 to M स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का ग्राफ दिखाया गया है। इसमें कॉपर यूनिक बिहेवियर शो करता है क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल M+2 to M के लिए पॉजिटिव है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तभी तो कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, जबकि बाकी सभी 3D सीरीज के मेटल हाइड्रोलिक एसिड से रिएक्ट करके H2 रिलीज करते हैं। चूंकि कॉपर को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करते हैं, इसी कारण स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। कॉपर हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके H2 बनाता है और नाइट्रिक एसिड से भी H2 रिलीज कर देता है। M+2 to M के लिए आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए टेबल को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिवली घटता जा रहा है। इसमें 3 एलिमेंट्स यानी मैंगनीज, निकिल और जिंक इस ट्रेंड का फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब नेगेटिवली इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ गया है। क्योंकि Mn+2 का सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटने पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर ऐसा इफेक्ट पड़ा। चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर और हाइड्रेशन एनर्जी पर। ऐसे ही Zn+2 के केस में भी है, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबिलिटी आ गई और आयोनाइजेशन भी कम हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिवली की वैल्यू भी बढ़ गई। निकल के केस की अगर बात करें तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने पर ऐसा हुआ। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ट्रेंड की, लेकिन M+3 to M+2 आयन के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है
उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पर, आयोनाइजेशन एनर्जी पर और हाइड्रेशन एनर्जी पर। हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम जरा मेटल आयंस के कॉन्फ़िगरेशन पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि स्कैंडियम +2 की 3d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है और Mn+2 की 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी प्रकार Fe+2 और Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाया गया है। यदि इन मेटल्स की सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट को थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने के लिए इनके ऑर्बिटल्स में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। स्कैंडियम +2 में से आसानी से निकाला जा सकता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कम होगा। Mn+3 का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा होगा स्कैंडियम +3 से, क्योंकि Mn+3 का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। Fe+3 का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल घट जाएगा, देन Zn+3 का फिर से बढ़ जाएगा क्योंकि फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है।